हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस टेस्ट 1 फॉर क्लास 10th। लास्ट वीडियो में हमने किया था 12th क्लास के लिए। ठीक है, तो इसमें भी हमने एक प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है। इसका पहला टेस्ट हम आज कर रहे हैं और इसमें भी 2 सेट हैं। प्रैक्टिस टेस्ट 1 में 2 सेट्स हैं। सेट 1 हम पहले सॉल्व कर रहे हैं आज। ठीक है, ये आपके सामने है। 1 आवर का है, 25 मार्क्स, 5 सेक्शंस हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद द असर्शन रीजन, जैसा बोर्ड ने न्यू लेटेस्ट जो इंट्रोड्यूस किया है पैटर्न, उसी पैटर्न पर है। और सेक्शन बी 2 मार्क्स क्वेश्चंस, सी सेक्शन 3 मार्क्स क्वेश्चंस और डी 5 मार्क्स। और ई जो है वो सेक्शन होगा लास्ट वाला केस स्टडी के लिए, केस बेस्ड असेसमेंट है, 4 मार्क्स एज पर योर न्यू बोर्ड सैम्पल पेपर। तो इसमें सेक्शन ए है। अब सेक्शन ए को हम करते हैं पहले। ठीक है, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 है, मल्टीपल चॉइस है। इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए इक्वल टू कैपिटल ए इक्वल टू एक्स वाई क्यूब एंड बी इक्वल टू एक्स टू द पावर 4। तो हमारे पास एक तो नंबर है कैपिटल ए, वो दिया हुआ है एक्स वाई क्यूब, ठीक है, और बी दिया हुआ है एक्स की पावर 4 वाई स्क्वायर इंटू जेड, वेयर एक्स एंड वाई आर द प्राइम नंबर्स। एक्स और वाई प्राइम नंबर्स हैं। हमें फाइंड करना है एलसीएम ए और बी का। ए बी का एलसीएम हमें फाइंड करना है। तो एलसीएम के लिए क्या होता है? एलसीएम के लिए सिंपल फंडा है, प्राइम नंबर्स की फॉर्म में पहले लिख लो जैसे लिखे हुए हैं। ठीक है, अगर कोई नंबर्स का हमें फैक्टराइज करना है तो नंबर्स को इस फॉर्म में लिख लो जैसे ये लिखे हुए हैं, एक्स वाई जेड, इस तरीके के पावर्स की फॉर्म में। ठीक है, वेयर एज एक्स वाई जेड होने चाहिए प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी दिया हुआ है कि एक्स वाई और जेड जो है वो प्राइम नंबर्स हैं। इसमें जेड मिसिंग है तो जेड भी दे रखा होगा कि प्राइम नंबर है। एक्स वाई जेड ऑल आर प्राइम नंबर्स। अब इस केस में हमें एलसीएम निकालना। तो एलसीएम के लिए होता है सारे प्राइम फैक्टर लिख दो। जितने भी नंबर्स के फैक्टर में प्राइम नंबर्स आए हैं वो सारे नंबर्स प्राइम नंबर लिख दो एक एक बार। और पावर्स में जो हाईएस्ट पावर है, फॉर एग्जाम्पल ए में एक्स की पावर आई है 1 और बी में एक्स की पावर आई है 4। तो 1 और 4 में जो मैक्सिमम पावर है, हाईएस्ट पावर है, वो हाईएस्ट पावर है 4। ठीक है, सिमिलरली y में देखें तो y में 3 और 2 है। 3 और 2 में जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है। और z की पावर, एक में तो z है ही नहीं, दूसरे में z है, और वो पावर कितनी है? कुछ भी नहीं है, तो मतलब 1 है। तो आपका जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा x टू द पावर 4 वाई क्यूब इंटू जेड, मीन्स ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 यहां देख सकते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज 1 0 इज 6 एंड सम ऑफ द जीरोज, 1 0 दे रखा है हमें 6 और सम दे रखा है 0। ठीक है, अब अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमें फाइंड करना है जिसका 1 0 6 है, ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है? 1 0 अगर 6 दे रखा है तो मान लो अल्फा दे रखा है 6 एंड सम ऑफ द जीरोज। अब बहुत सारे बच्चे इसको लाइन को पढ़ते नहीं है। ठीक है, ठीक से देखो, लिखा है सम ऑफ द जीरोज इज 0, मतलब हमें क्या दे रखा है? अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 0। ठीक है, ये बीटा नहीं है, ये अल्फा प्लस बीटा, दोनों जीरोज। अगर हमारे जीरोज अल्फा और बीटा हैं तो 1 0 तो हो गया 6, सेकंड जो दे रखा है आपको 0, वो सम ऑफ द जीरोज है, तो बीटा में यहाँ से निकालना पड़ेगा।
तो 6 प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, तो बीटा यहाँ से आ जाएगा -6। ठीक है, अब इस केस में सम ऑफ जीरोज तो हमारे पास है ही 0। अब हमें निकालना पड़ेगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मीन्स अल्फा बीटा। तो अल्फा कितना है 6 है और बीटा है -6, तो दैट इज इक्वल टू -36। ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ गया। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसमें हम लगा सकते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 0 दे रखा है, तो 0 इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा दे रखा है, अल्फा बीटा हमने निकाला अभी -36। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो x² माइनस 36 आएगा, जो कि ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन होगा थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डू द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डू द इक्वेशंस रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन्स। हमारे पास दो लाइन्स है, ठीक है, एक है 2x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म, और सेकेंड है 3x प्लस ky प्लस 15 इक्वल टू 0, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ये कोइंसिडेंट है, तो फॉर कोइंसिडेंट लाइन्स। अब ये मल्टीपल चॉइस है तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो बिना ये लिखे लाइन, लेकिन कोइंसिडेंट लाइन्स के लिए जो कंडीशन होती है वो होती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो इसमें a1 की जगह है 2, a2 3, ठीक है। x का कोफिशिएंट होता है a1 और a2 या a3 जो भी है इक्वेशंस के अकॉर्डिंग। x का कोफिशिएंट a होता है y का कोफिशिएंट इक्वेशन 1 में -3 b1 हो गया, सेकंड इक्वेशन में k है वो b2 हो गया, c1 10 c2 15। इनको अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो भी ये 2/3 आएगा, तो किसी एक 2/3 के इक्वल रख दें, फर्स्ट और सेकंड को रख दें या फिर सेकंड और थर्ड को इक्वेट करके हमें k की वैल्यू मिलेगी। तो 2/3 इज इक्वल टू -3/k, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 2k इज इक्वल टू -9, सो k इज इक्वल टू -9/2। अब -9/2 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है द सम ऑफ द एपी का है द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। हमें 8 के फर्स्ट 15 मल्टीपल्स निकालना है, तो 8 के फर्स्ट 15 मल्टीपल्स का सम निकालना है। तो सबसे पहला तो a हो गया 8 का पहला मल्टीपल 8 ही होता है, और कॉमन डिफरेंस 8 का सेकंड मल्टीपल हो जाएगा 16 24 ऐसे चलता जाएगा, तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 8। ठीक है, फर्स्ट जो टर्म होगा इस AP का वो भी 8 हो जाएगा और कॉमन डिफरेंस भी 8। ठीक है, और n हो जाएगा 15 मल्टीपल्स हमें निकालने हैं। तो यहाँ से हम एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसमें n की जगह 15, तो S15 इज इक्वल टू 15/2 ब्रैकेट 2 इंटू a की जगह 8 और n-1 हो जाएगा 14 और d की जगह अगेन 8। तो ये हो गया 16 प्लस 14 8 जा 112 15/2 112 प्लस 16 ऐड करोगे तो आ जाएगा 128। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 ये कैंसिल हो जाएगा, 64।
तो ये ऑप्शन हो जाएगा डी, यहाँ से ऑप्शन डी 960। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कॉस थीटा इक्वल टू ए अपॉन बी। अब इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तो कॉस थीटा दिया है, चलो फॉर्मूला, एक तो ट्राइंगल मेथड होता है, एक होता है फॉर्मूला मेथड। तो आप दोनों में से कोई भी मेथड यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। पहले मैं इसमें फॉर्मूला लगा देता हूँ। तो कॉस थीटा हमें दे रखा है कॉस थीटा दे रखा है ए अपॉन बी, यहाँ से हम निकाल लेते हैं साइन थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। यहाँ से अगर आपको कॉस स्क्वायर थीटा निकालना हो तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। सो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। इनको अगर आप एलसीएम करिएगा तो एलसीएम लेने पे आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर हमें चाहिए साइन थीटा, तो साइन थीटा के लिए स्क्वायर हटा के रूट लगाना पड़ेगा। तो इधर रूट लग जाएगा, रूट में आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और डिवाइडेड बाय बी। ठीक, ये साइन थीटा हो गया। पर हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का। तो ये इसका रेसिप्रोकल कर दीजिएगा, बी अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कौन सा ऑप्शन दे रखा है, बी अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस बी ऑप्शन। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 असर्शन रीजन का है। असर्शन रीजन में थोड़ा पढ़ना पड़ता है, हमें रीड करना पड़ता है एक्चुअली स्टेटमेंट्स को। स्टेटमेंट समझ लीजिए, फिर ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब जैसे स्टेटमेंट देखें तो दो स्टेटमेंट दे रखी है, एक असर्शन है और दूसरा रीज़न है दोनों स्टेटमेंट। तो पहली स्टेटमेंट है असर्शन की। असर्शन में लिखा है मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट डिवाइड्स लाइन इन द रेशो 1:1। तो फॉर एग्जांपल अपने पास एक लाइन है, ठीक है। अब ये लाइन सेगमेंट का जो मिड पॉइंट है, लाइन सेगमेंट का एक मिड पॉइंट दे रखा है एम। तो क्या वो लाइन को मिड पॉइंट अगर एम है तो मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट डिवाइड्स द लाइन इन द रेशो 1:1। हाँ, तो सही है। अब जो मिड पॉइंट होता है वो हमेशा एक लाइन को इक्वल रेशो में डिवाइड करता है, तो 1:1 का रेशो हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि असर्शन यहाँ पे ट्रू हो गया, असर्शन इज ट्रू। ठीक, अब अगली स्टेटमेंट पढ़े जो रीज़न है। रीज़न दिया है द रेशो इन विच द पॉइंट -3, k। अब ये अलग एक अलग चल रहा है, इसमें इसका मिड पॉइंट से कोई मतलब नहीं है। ये अपने आप में एक अलग लाइन चल रही है कि -3, k एक पॉइंट दिया है, -3, k पॉइंट दिया है। ये एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है 1:2 के रेशो में, 1:2 के रेशो में डिवाइड करता है। किस लाइन को, वो लाइन जो ज्वाइन हो रही है दो पॉइंट से, -5, एंड -2, 3। तो लेट सपोज दीज आर द पॉइंट्स ए बी, ठीक है। और ये -3, k कौन है, पी। यहाँ पे एम हो गया 1, एन हो गया 2। तो हमें क्या करना है, रेशो निकालना है। अगर रेशो सेम आता है, 1:2 का रेशो आता है, तो इसका मतलब है रीज़न भी ट्रू हो गया। तो दोनों ट्रू हो जाएंगे तो अपना ऑप्शन या तो ए होगा या बी होगा। चलो पहले चेक करते हैं कि रीज़न कितना ट्रू है या फॉल्स है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक्स वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। एक्स इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ठीक है, अब इसमें x की जगह हमें दे रखा है -3, m हमें निकालना है। हम रेशो 1:2 का हमें रेशो निकालना है, ऐसा समझ लो, प्रूफ करना है। अगर 1:2 आया
तो इसका मतलब है स्टेटमेंट ट्रू है, नहीं आया तो फिर नहीं है। x2 की जगह -2 प्लस n एज इट इज़, x1 की जगह -5 डिवाइडेड बाई m प्लस n। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो -3m माइनस 3n इज इक्वल टू -2m माइनस 5n। ठीक है, m एक तरफ कर लिया हमने, तो -3m प्लस 2m इज इक्वल टू -5n प्लस 3n। m एक तरफ n एक तरफ, तो इधर इधर बचेगा माइनस का m, -3m प्लस 2m इज इक्वल टू -m, और सिमिलरली -5n प्लस 3n हो जाएगा -2n। तो यहाँ से हमने रेशो निकाला m अपॉन n, वो आया कितना, माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया, 2/1। तो जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 2:1, पर हमें दे क्या रखा है 1:2। तो इसका मतलब हो गया कि जो रीज़न है वो रीज़न वाली स्टेटमेंट फॉल्स है। अब रीज़न वाली स्टेटमेंट फॉल्स है, असर्शन ट्रू है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो गया। असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स। ठीक है, असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स। देखो ये दे रखा है ये वाला, असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स, ये स्टेटमेंट हो गई। सो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, क्योंकि रीजन तो फॉल्स हो गया, आर इज फॉल्स। अगर असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है, तो स्टेटमेंट तो ऑप्शन डी होगा, और असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, तो स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अगर दोनों ट्रू हैं तो ये चेक करना पड़ता है हमें कि रीज़न असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं, असर्शन का ही रीज़न है, और अगर नहीं है तो फिर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत सिंपल होता है असर्शन रीज़न। मूव करते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। सेक्शन बी में क्वेश्चन, हम दो क्वेश्चन हैं 7 और 8। 7th क्वेश्चन है प्रूव दैट, बहुत इजी क्वेश्चन है और बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में कई बार आता है इस तरह का क्वेश्चन। प्रूव दैट 7 - 2√3 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट √3 इज इरेशनल। तो हमें √3 इरेशनल गिवन है, 7 - 2√3 को इरेशनल प्रूफ करना है। तो इसको हम करते हैं कॉन्ट्रडिक्शन मैथड से। ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन मैथड, कॉन्ट्रडिक्शन मैथड होता है जिसमें हमें जो प्रूफ करना है उसका अपोजिट हम उसको अज्यूम करते हैं। ठीक है, तो कैसे होगा, लेट अस अज्यूम दैट 7 - 2√3, 7 - 2√3 को हमने क्या अज्यूम कर लिया, इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है इरेशनल, तो हम उसका अपोजिट मानकर चलते हैं, इज अ रैशनल नंबर। प्रूफ करना है इरेशनल, हमने लेट अज्यूम किया है कि वो रैशनल है, तो अगर रैशनल है तो हम इसको लिख सकते हैं P/Q की फॉर्म में या फिर A/B की फॉर्म में। तो हमने लिख दिया यहाँ 7 - 2√3 इज इक्वल टू P/Q, वेयर P और Q क्या है, P और Q है इंटीजर्स, P और Q हम इंटीजर्स मानकर चल रहे हैं, P एंड Q आर इंटीजर्स, Q डज नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, एंड P एंड Q बोथ आर को प्राइम। को प्राइम वो दो नंबर्स होते हैं जिनका HCF 1 हो, यानी जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं हो, कॉमन फैक्टर उनका 1 हो, सिर्फ उन नंबर्स को हम बोलते हैं को प्राइम। मतलब हम ये मानकर चल रहे हैं कि P और Q में कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा। ठीक है, बाद में जाके हम यही दिखाएंगे कि P और Q में कॉमन है 1 के अलावा कुछ और, तो इसका मतलब हो जाएगा हमारा कॉन्ट्रडिक्शन शो हो जाएगा। फिलहाल तो P एंड Q आर को प्राइम, P Q इंटीजर और Q डज नॉट इक्वल टू 0। अब इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए जो हमें गिवन है, गिवन क्या है, हमें √3 गिवन है कि इरेशनल है। तो अगर √3 आपको गिवन है इरेशनल, तो √3 को आपको लेफ्ट साइड में रोकना है और बाकी चीज़ों को ट्रांसपोज करना दूसरे तरफ। तो देखो इसको क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 7 - 2√3 इज इक्वल टू P/Q, ये लिखा था, तो हमने सबसे पहले तो 7 को उधर भेज दिया, तो 7 इधर आने पे हो जाएगा माइनस। ठीक है, 7 माइनस हुआ, हमने एलसीएम लिया, तो ये एलसीएम लेने पे हो गया P - 7Q डिवाइडेड बाई Q। आप चाहो तो 2√3 को भी उधर ले जा सकते हो, P/Q को इधर ला सकते हो, एक ऑप्शन वो भी होता है। तो P - 7Q/Q। अब यहाँ से हमें √3 को रोकना है, तो -2 आ जाएगा, लेकिन -2 कहाँ आएगा, डिवाइड में, तो डिवाइड में आ गया -2
क्यू। अब ये माइनस को अगर आपको ख़त्म करना हो थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए तो आप इनको ऊपर वालों को स्विच कर सकते हो, 7q माइनस पी, ऊपर से हमने माइनस कॉमन ले लिया और नीचे वाला माइनस से कैंसिल हो गया। ठीक है, ये बन गया। इससे ज़्यादा सॉल्व आपको नहीं करना है, यहाँ रुक जाना है। अब इसके बाद लिखना है सिंस पी एंड क्यू हमने क्या माना था, इंटीजर्स, सिंस पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, पी और क्यू क्या है, इंटीजर्स हैं। अब अगर पी और क्यू इंटीजर्स हैं तो ये क्या इम्प्लाई करते हैं, ये इम्प्लाई करते हैं कि पी अपॉन क्यू क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, पी अपॉन क्यू भी रैशनल होगा, 7q क्या होगा, इंटीजर होगा, 7q माइनस पी ये क्या होगा, ये एक रैशनल नंबर होगा, 7q माइनस पी अपॉन 2q करें ये भी एक रैशनल नंबर होगा, इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, मतलब अगर पी क्यू इंटीजर्स हैं तो इनके मल्टीप्लाई से, डिवाइड से, सब्ट्रैक्शन से जो नंबर्स बनते हैं वो नंबर कैसे होते हैं, वो रैशनल नंबर होते हैं। तो अगर मैथ्स में ये इक्वेशन है √3 = 7q माइनस पी अपॉन 2q, तो अगर आपका राइट हैंड साइड रैशनल है, ये राइट हैंड साइड जो आप देख पा रहे हो ये अगर रैशनल है तो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड भी रैशनल होगा। ठीक है, तो दैट मीन्स कि √3 दैट इम्प्लाइज कि √3 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। √3 भी रैशनल हो गया, बट गिवन क्या है, बट इट इज गिवन दैट √3 कैसा नंबर है, इर्रेशनल, बट इट इज गिवन दैट √3 इज एन इर्रेशनल नंबर, √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। दैट शोज कॉन्ट्राडिक्शन। अब देखो गिवन ये है कि रैशनल है, हमने क्या प्रूफ किया कि वो रैशनल, तो दैट शोज कॉन्ट्राडिक्शन, हैंस। अब इस केस में एक ही चीज़ गलत होगी, या तो हमारा अजम्पशन गलत होगा या जो फैक्ट है, फैक्ट तो गलत हो नहीं सकता। तो दैट शोज कॉन्ट्राडिक्शन, हैंस आर अजम्पशन इज रॉन्ग, हमारा जो अजम्पशन है वो गलत हो गया, हैंस आर अजम्पशन इज रॉन्ग, assumption is wrong। तो अगर assumption गलत है तो एक ही बात सही हुई, therefore 7 माइनस क्या था अपने को जो प्रूफ करना था, 7 माइनस 2√3 इज एन इर्रेशनल नंबर, 7 माइनस 2√3 इज एन इर्रेशनल नंबर। 2 मार्क्स में है ये क्वेश्चन, इस टेस्ट में 2 में भी पूछा जाता है, कभी कभी बोर्ड में 3 में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, 2 और 3 का ही क्वेश्चन है ये। Therefore 7 माइनस 2√3 इज एन इर्रेशनल नंबर, हैंस प्रूव्ड। ये प्रूफ करना था हमें। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है, 7 हो गया, 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है पॉलिनोमियल का है। लिखा है इफ 2 and -3 आर द जीरोज, इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं। इफ 2 and -3 आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें दे रखा है x² + a + 1x + b, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a। 2 और -3 जीरोज दे रखे हैं, तो अगर आपके जीरोज 2 और -3 हैं तो अल्फा 2 हो गया और बीटा -3 हो गया। ठीक है, हमें पता होता है सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a, यही होता है फॉर्मूला, -b/a। अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो x² + a + 1 × x + b कंपेयर करें अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म से जो कि होती है ax² + bx + c। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म ही होती है। तो यहाँ से हमें a मिल जाएगा, कैपिटल A मिलेगा 1, कैपिटल B मिलेगा a + 1 और कैपिटल C मिलेगा स्मॉल b कंपैरिजन पे। ठीक है, कांस्टेंट टर्म है वो c है, कोफिशिएंट ऑफ x वो b है और x² का कोफिशिएंट a है। तो हमने यहाँ पे लगा दिया अल्फा की जगह 2 प्लस बीटा की जगह -3 माइनस b की जगह a + 1 डिवाइडेड बाई a की जगह 1। ध्यान रखना होता है ब्रैकेट का, क्योंकि ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस साइन है,
वो माइनस साइन का इफेक्ट पड़ेगा। 2 - 3 हो गया -1 माइनस ब्रैकेट में a+1, तो यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। a+1 = 1, तो हमें यहाँ से a की वैल्यू मिल जाएगी 1 - 1 दैट इज़ 0। वैल्यू ऑफ a इज़ 0। अब हमें एक और रिलेशन पता होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा होता है c/a, ठीक है, आप सबको पता होगा। अल्फ़ा की जगह 2, बीटा की जगह -3, तो 2 × -3 हो जाएगा -6। c की वैल्यू है b और a की वैल्यू है 1, तो यहाँ से 1 आ जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, तो b की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी -6। सो वैल्यू ऑफ a इज़ 0 एंड वैल्यू ऑफ b इज़ -6। ईजी सा क्वेश्चन है, 2 नंबर का है, ठीक है। यहाँ पे सेक्शन बी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन सेक्शन सी पे मूव करते हैं। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 9 है, ये 3 मार्क्स ईच सेक्शंस है। इसमें भी दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं शॉर्ट, जो 3-3 नंबर वाले हैं। पहला क्वेश्चन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का है। इन अ फ्लाइट ऑफ 2800 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वॉज स्लो डाउन ड्यू टू बैड वेदर, मतलब ख़राब मौसम की वजह से एक एयरक्राफ्ट में क्या हुआ, एक जो फ्लाइट है जिसको डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना था 2800 किलोमीटर, वो स्लो डाउन हो गई बैड वेदर की वजह से, ठीक है। तो इट्स एवरेज स्पीड इज़ रिड्यूस्ड बाय 100 km/h। स्पीड कितनी थी हमें पता नहीं, मान लो x थी, तो अभी कितनी हो जाएगी x - 100 पे वो चलने लग जाएगा जब बैड वेदर की वजह से एयरक्राफ्ट में खराबी आ गई, स्लो डाउन हो गया, वो बैड वेदर की वजह से स्लो डाउन हो गया, तो x - 100 हो गया। एंड टाइम इंक्रीज, ऑब्वियसली टाइम इंक्रीज हो जाएगा, अगर डिस्टेंस उतनी ही ट्रैवल करनी है तो टाइम हो जाएगा इंक्रीज, और वो कितना इंक्रीज हुआ 30 मिनट्स, ठीक है। देखो डिस्टेंस दे रखा है आपको किलोमीटर में, इस और जो रिड्यूस हुई है स्पीड वो दे रखी है km/h में, तो ये ध्यान रखना है कि जो टाइम हमें लेना है वो टाइम भी आवर में ही कंसीडर करना है। 30 मिनट्स दे रखा है, तो सबसे पहला तो हमें 30 मिनट्स को चेंज करना पड़ेगा आवर में, ठीक है। तो 30 मिनट इज इक्वल टू हो जाएगा, किसी भी मिनट को अगर आर में चेंज करना हो तो 60 से डिवाइड करते हैं, ये आपने 5th या 6th क्लास में सीखा होगा। तो हाफ एन आवर हो गया, मतलब हाफ एन आवर ज़्यादा लगता है अगर उसका जो स्पीड है वो स्लो हो जाता है। फ्लाइट जैसे वो चल रही थी पहले, बैड वेदर की वजह से स्लो हो गई, अब स्लो होने की वजह से हाफ एन आवर ज़्यादा लगता है। फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट, फ्लाइट की ओरिजिनल ड्यूरेशन कितनी थी। तो सबसे पहला हम मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट, लेट द स्पीड या ओरिजिनल स्पीड, लेट द ओरिजिनल स्पीड, कभी कभी स्पीड भी पूछ लेता है टाइम नहीं पूछ के। लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ फ्लाइट बी x km/h, ठीक है। हमने ओरिजिनल स्पीड मान ली x km/h, तो अगर x km/h से वो जाता तो कितना टाइम लगता है उसको, ओरिजिनल ड्यूरेशन क्या होती। सो ओरिजिनल ड्यूरेशन का मतलब है टाइम, ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट कितना हो जाता, टाइम निकालना। तो टाइम के लिए फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस, ये फॉर्मूला याद होगा सबको, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को लगाएं तो डिस्टेंस कितनी है 2800 है और स्पीड कितनी है x है, तो इतने घंटे लगते हैं उसको अगर वो ओरिजिनल अपनी ड्यूरेशन, अब ओरिजिनल स्पीड से जाता तो ओरिजिनल ड्यूरेशन ये लगता, पर स्पीड बैड वेदर था तो बैड वेदर की वजह से स्पीड हो गई स्लो। कितनी स्लो हुई 100 km/h रिड्यूस हो गई, तो स्पीड अब कितनी रह गई x - 100, तो ऑब्वियसली अब टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो जो न्यू टाइम हो जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो जो नया टाइम अब लगेगा वो लगेगा कितना, डिस्टेंस तो वही है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब स्पीड कितनी हो गई है x - 100 हो गई है, स्पीड हो गई है कम। अब अगर स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, सिंपल सी बात है। टाइम ज़्यादा वाले टाइम में से कम वाला टाइम माइनस करोगे तो आधा घंटा बचेगा, आधा घंटा ज़्यादा लगा ना, तो ज़्यादा टाइम किस में लग रहा है जब इसकी स्पीड स्लो हो गई, तो वो कौन सा टाइम है 2800 अपॉन x - 100 माइनस
दूसरा जो टाइम होगा जो एक्चुअली चलती है तो 2800 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू कितना ज़्यादा लग रहा है, आधा घंटा ज़्यादा लग रहा है, 30 मिनट ज़्यादा लग रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा हाफ। ठीक है, एक बार फिर से समझ लें, स्पीड हो गई स्लो, स्पीड अगर स्लो होगी तो टाइम लगेगा ज़्यादा, टाइम हो गया ज़्यादा, टाइम मोर, तो मोर टाइम में से टाइम जो पहले लग रहा था एक्चुअल टाइम उसको घटा दें तो कितना ज़्यादा लग रहा था, आधा घंटा, 30 मिनट ज़्यादा लग रहा था, तो दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। अब अगर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें टाइम ज़्यादा नहीं लगता, जैसे कुछ होते हैं जिनमें स्पीड को बढ़ाया जाता है, तो अगर फॉर एग्जांपल स्पीड इतनी थी, अब स्पीड को बढ़ा दिया गया, स्पीड को बढ़ा के 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ज़्यादा कर दी गई, तो नई स्पीड कितनी हो जाएगी, x + 500, तो इसमें टाइम कम लगेगा, तो उस केस में माइनस होगा ये। ठीक है, जो टाइम हमेशा माइनस वो होगा जो कम टाइम लगेगा, और कम टाइम का मतलब है स्पीड जिधर ज़्यादा लगेगी। ठीक है, इतना ही ध्यान रखना होता है और कोई इसमें डाउट नहीं है। 2800 हमने यहाँ से कॉमन निकाला तो बचेगा 1/x - 100 माइनस 1/x। हमेशा के लिए क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन कोई भी हो, ज़्यादा वाला टाइम ज़्यादा वाला, जो ज़्यादा वाला टाइम है वो पहले लगेगा, माइनस कम वाला टाइम। ठीक है, अब इसका उल्टा समझो, जिसमें ज़्यादा टाइम है, अब ज़्यादा टाइम कहाँ लगेगा, जहाँ पे स्पीड कम हो, स्पीड कम। ठीक है, और इधर स्पीड ज़्यादा, ये ध्यान रखना है बस। हमेशा ऐसे ही डिफरेंस करोगे और इनका डिफरेंस जो भी दे रखा है आपको, हाफ एन आवर, 30 मिनट, 40 मिनट, वो लगा दोगे आप। तो सिंपल सी बात है, टाइम ज़्यादा वाला पहले रखा जाएगा या फिर स्पीड कम वाला पहले रखा जाएगा। तो हमने यहाँ पे स्पीड कम वाला लिया है, x - 100 पहले लिया है और x बाद में लिया है, इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम आएगा x × x - 100। ठीक है, एलसीएम आ जाएगा x माइनस, अब इस x - 100 क्योंकि दो टर्म्स हैं तो इनको रखना पड़ेगा ब्रैकेट में माइनस की वजह से। ठीक है, और मेन ब्रैकेट बाहर चल रहा है, इज इक्वल टू 1/2, इधर है 2800। ब्रैकेट ओपन होगा तो x - x + 100 डिवाइडेड बाय x² - 100x इज इक्वल टू 1/2। यहाँ ब्रैकेट बाहर चल रहा है, x से x कैंसिल, 2800। ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2800 का 100 से तो 2 0 और ऐड हो जाएंगे, और डिवाइडेड बाय x² - 100x इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 28 का डबल होता है 56, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 560000 इज इक्वल टू x² - 100x। इसको ले जाइए राइट हैंड साइड में तो ये हो जाएगा x² - 100x माइनस 560000 इज इक्वल टू 0। अब हमें फैक्टर बनाने हैं। अब इतना नंबर, इतना तगड़ा नंबर देख के ही बच्चे डर जाते हैं, तो इसके फैक्टर कहाँ से बनेंगे, ऐसे फैक्टर बनाने, माइनस करने पे 100 बचे। ठीक है, अब सबसे पहला मैं आपको एक ईजी तरीका बता दूँ, माइनस करने पे 100 बचे तो ये 100 तो हटा ही दो, 100 इधर भी ले आओ, 100 इधर भी ले आओ और यहाँ से 100 हटा दो। यानी कुल मिला के हमें ऐसे नंबर सोचने हैं जिनको 56 के फैक्टर करने हैं, 56 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करने पे 1 आए, तो वो होते हैं 8 7 जा। ठीक है, 8 7 जा 56 और 8 - 7 करेंगे तो 1 बचेगा, तो 800 - 700 करेंगे तो 100 बचेगा, और 800 को 700 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 5,60,000। तो ये जो 0000 है इनको आप कंसीडर ही मत करो, 56 के फैक्टर करो, माइनस करने पे 1 आए, सिंपल सा फैक्टर करने का तरीका। तो हमारे पास फैक्टर बने हैं 800 और 700, तो वो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इस 100x की जगह। ठीक है, तो ये हो जाएगा x² - 800x माइनस 700x ब्रैकेट क्लोज माइनस 560000 इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो x² - 800x माइनस माइनस प्लस 700x माइनस 560000 इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन देखें तो पहले दो टर्म देखें, अगर आप फर्स्ट टू टर्म्स में से क्या कॉमन है, कॉमन है x, तो बचेगा x माइनस 800। ठीक, अब सेकंड ब्रैकेट में भी यही बचना चाहिए, सही फैक्टर हमने बनाए हैं तो सेकंड ब्रैकेट में भी यही बचना चाहिए। तो अब हमें देखना है थर्ड
थर्ड और फोर्थ में, थर्ड टर्म देखो, थर्ड टर्म में x की एंट्री हुई है तो इसका मतलब अब बाहर रुका होगा +700। ठीक है, तो अपने पास एक फैक्टर हो गया x माइनस 800 और सेकेंड फैक्टर हो गया x प्लस 700 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो वैल्यूज मिलेंगी, एक तो मिलेगी x इज इक्वल टू 800 और x इज इक्वल टू -700। अब यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस स्पीड, ये जो 800 निकाला है हमने ये x है, x का मतलब स्पीड ऑफ द फ्लाइट, पर स्पीड तो नेगेटिव हो नहीं सकती, सिंस स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, वेलोसिटी थोड़ा ना स्पीड है, तो स्पीड कांट बी नेगेटिव, स्पीड कांट बी नेगेटिव, सो -700 इज रिजेक्टेड। हम इसको क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, रिजेक्टेड। हैंस ओरिजिनल स्पीड ऑफ फ्लाइट, ओरिजिनल स्पीड ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 800 किलोमीटर पर आवर। पर हमसे तो ओरिजिनल स्पीड पूछी नहीं थी, हमसे तो पूछा था ओरिजिनल ड्यूरेशन, तो ओरिजिनल ड्यूरेशन एंड ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, 2800 किलोमीटर चल रहे थे हम, तो 2800 डिस्टेंस था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 800। यहाँ डिवाइड करेंगे, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, 28/8 बचा है, 28/8 7 से 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 7 जा और 4 2 जा, 7/2 आवर्स। इसको भी अगर आप थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो 3 कंप्लीट 1/2 आवर्स। ठीक है, 3.5 घंटे इसको लगेंगे, ओरिजिनल ड्यूरेशन होती अगर बैड वेदर नहीं होता तब। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन एक और क्वेश्चन है इसी सेक्शन में, क्वेश्चन नंबर 10, वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एपी का है, ये क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, ये भी है। लिखा है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 17 टर्म्स ऑफ एन एपी, एक एपी के पहले 7 टर्म्स का सम हमें दे रखा है, पहले 7 टर्म मतलब S7 हमें गिवन है, S7 गिवन है कितना 119। अब Sn का फॉर्मूला इसमें यूज होगा, ये कंफर्म हो रहा है, Sn का फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये Sn का फॉर्मूला, तो यहाँ से अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करें तो n की जगह 7 लग जाएगा, तो ये S7 हो जाएगा 7/2 ब्रैकेट 2a प्लस 7-1, 7-1 कितना होता है 6d इज इक्वल टू 119। अब यहाँ से बहुत सारे लोग बहुत सारी कैलकुलेशंस करते हैं, वैसे ये इजी है, देखो 7 से 119 कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो आप क्या करो, 7 से 7 जा 7, 7 से ही कैंसिल कर दो, 7 जा 7, 7 जा 49। ठीक है, और 2 ऊपर से कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में से 2 कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा a प्लस 3d, 2 कॉमन आके वो 2 से कैंसिल हो गया, तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 70। समझ पाए? अब देखो आगे देखें तो लिखा है एंड दैट ऑफ द फर्स्ट 17 टर्म्स, 17 टर्म पहली 17 टर्म्स का जो सम है वो 714 दे रखा है। अब S17 पे भी यही फॉर्मूला लगाएंगे, तो S17 हो जाएगा 17/2, फिर से ब्रैकेट 2a प्लस 17-1 दैट इज 16d इज इक्वल टू 714। अब हमें चेक करना है क्या ये 17 से भी कैंसिल हो जाता है, तो 17 4 जा 68, 3 बचा 34 हो गया, 17 2 जा 34, इसका मतलब 17 से भी कट जाएगा। 2 ऊपर से फिर से कॉमन लो तो ब्रैकेट में बचेगा a प्लस 8d, 2 जो कॉमन आया वो डिवाइडेड वाले 2 से कट गया, तो a प्लस 8d इज इक्वल टू 42, ये होगी सेकेंड इक्वेशन। अब अपने पास 2 इक्वेशन है, एक है a प्लस 8d, a प्लस 8d इज इक्वल टू 42 और सेकेंड है a प्लस 3d इज इक्वल टू 17। क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्टिंग। जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, a से a कैंसिल, 8d माइनस 3d 5d, 42 माइनस 17 करेंगे तो कितना बचेगा 25। ठीक है, तो d इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 5, 5 5 जा 25, यहाँ भी 5 से 25 कैंसिल हो गया, 5 बचा, तो d इज इक्वल टू 5। पुटिंग इन 1 में पुट करें
पुटिंग इन इक्वेशन 1। इससे पहले ये देख लें कि हमें निकालना क्या है। वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, हमें Sn निकालना है। n टर्म्स का सम क्या होगा ये निकालना, तो n टर्म्स का सम निकालना तो ऑब्वियसली हमारे आंसर में n आएगा। n की जगह हम कुछ भी नहीं लगाएंगे, n के टर्म्स में ही आंसर आएगा। तो पहले हम इक्वेशन 1 में पुट करके a निकालते हैं, तो a प्लस 3d, d की जगह 5 लग गया, इज इक्वल टू 17। ये थी इक्वेशन 1। यहाँ से हमें a मिल जाएगा, a प्लस 15 इज इक्वल टू 17, सो a इज इक्वल टू 17 माइनस 15 दैट इज 2। ठीक है, a मिल गया, d मिल गया। अब हमें Sn निकालना, तो Sn का सिंपल फॉर्मूला लग जाएगा n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, n/2 एज इट इज ब्रैकेट 2 इंटू a की जगह 2 प्लस n एज इट इज, d की जगह 5, d की वैल्यू 5 आई थी। तो n/2 ब्रैकेट में 2 2 4 हो गया, प्लस 5 की मल्टीप्लाई होगी दोनों से, तो 5n माइनस 5, 5n माइनस 5 होगा, 4 माइनस 5 हो जाएगा, ये लाइक टर्म्स है। तो 4 माइनस 5 कितना होता है, -1, तो 5n माइनस 1, और ब्रैकेट के बाहर है n/2। ये n/2 से भी हम मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये हो जाएगा 5n² माइनस n/2। ये हमारा फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP के लिए फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो यहां पे सेक्शन C खत्म होता है। मूव करते हैं सेक्शन D पे। सेक्शन D का क्वेश्चन नंबर 11, इसमें एक ही क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का है। स्टेट एंड प्रूव BPT। ठीक है, पहला इसमें लिखा हुआ है स्टेट एंड प्रूफ। देखो जब भी क्वेश्चन में लिखा होता है स्टेट एंड प्रूफ, तो इसका मतलब हमें वहाँ पे स्टेटमेंट भी लिखनी है। स्टेटमेंट का भी मार्क्स होता है। स्टेटमेंट लिखो, उसके बाद BPT को, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को प्रूफ करो। एंड इन द बिलो फिगर 5 मार्क्स का है, तो इसी का स्प्लिट अप होगा 4+1 या 3+2 डिपेंड ऑन द मार्किंग स्कीम। इन द बिलो फिगर LM इज पैरेलल, तो उस पर बेस्ड BPT पर बेस्ड एक क्वेश्चन दिया हुआ है आगे। तो सबसे पहला तो हम BPT प्रूफ करते हैं। ठीक है, अब देखो BPT प्रूफ करने के लिए बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ये हमारे चैनल पे पहली बार ही होगी BPT, क्योंकि BPT हमने की नहीं है। प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं BPT, विच इज़ ऑल्सो नोन एज थेल्स थ्योरम। इस थ्योरम को हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। थेल्स थ्योरम, थेल्स जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने इस थ्योरम को दिया था, दैट्स वाई वी कॉल इट थेल्स थ्योरम। ठीक है, तो सबसे पहला तो हम इसकी स्टेटमेंट लिखें। तो स्टेटमेंट क्या होती है वो देखिए, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन, if a line is drawn parallel to one side of a triangle, ठीक है। ये स्टेटमेंट को अगर आपको याद नहीं भी आए तो आप एक काम और कर सकते हो, एक फिगर बनाओ, एक ट्राइंगल बनाओ, ठीक है, और उस ट्राइंगल से भी अपना अंदाज़ा ले सकते हो कि कैसे चल रहा है। इसमें एक लाइन है जो कि पैरेलल है, थर्ड लाइन के पैरेलल है, ठीक है। तो इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, तो हमने क्या किया, एक ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल का नाम है ABC। फिगर के अकॉर्डिंग भी अपने स्टेटमेंट लिख सकते हो। ABC ट्राइंगल है जिसमें DE जो लाइन है वो BC के पैरेलल है। तो इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, अब ये जो साइड है जो हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ की है, ये क्या कर रही है, जो दो अदर साइड है उनको इंटरसेक्ट कर रही है। तो आगे लिखेंगे इंटरसेक्टिंग दी अदर टू साइड्स,
intersecting the other two sides in two distinct points, टू भी लिख सकते हैं, डिस्टिंक्ट लिख रहे हैं तो टू की जरूरत नहीं, इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ठीक है, तो दो अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट है जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है डी और ई है। ठीक है, देन द अदर साइड्स, देन जो अब दूसरी साइड्स हैं यानी कि ए बी और ए सी, देन द अदर टू sides are divided in the same ratio, ठीक है, या फिर हम इसको प्रोपोर्शनली भी बोलते हैं। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो या फिर प्रोपोर्शनली। तो इसका जो फिगर है वो फिगर आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ फिगर को। ये फिगर है, इस फिगर में डी ई बी सी के पैरेलल है, ये हमें मालूम है। अब हम इसमें क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। कहाँ से? ई पॉइंट से ए बी के ऊपर, ई पॉइंट से ए बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, लाइन शुड बी परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर लाइन हो गई। सिमिलरली डी से हम ए सी के ऊपर, डी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ए सी के ऊपर। कोई नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं जी, इसको दे देते हैं एफ। ठीक है, और क्या करेंगे, बी को ई से ज्वाइन और इधर सी को डी से ज्वाइन, ये ज्वाइन हो गया। ठीक है, अपना ये कंस्ट्रक्शन हो गया। अब आते हैं गिवन पे। तो गिवन क्या लिखेंगे, सबसे पहला हम देखो गिवन में क्या लिखा जाएगा, अ ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल का नाम आप कुछ भी ले सकते हो, अ ट्राइंगल ए बी सी। अब जिसमें हमें क्या मालूम है, इन विच क्या मालूम है, डी ई लाइन बी सी के पैरेलल है, तो इन विच लाइन डी ई इज पैरेलल टू बी सी। बस इतना ही हमें मालूम है, यही हो गया गिवन। अब आते हैं टू प्रूव। हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव व्हाट वी नीड टू प्रूव करना है हमें कि ये जो लाइन है डी ई लाइन है, ये दोनों साइड को डिवाइड कर रही है इक्वल रेशो में, सेम रेशो में। मतलब ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये हमें प्रूव करना है। अब आते हैं कंस्ट्रक्शन पे। तो इसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन किया था, छोटा सा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ज्वाइन किया, तो ये लिखेंगे हम कंस्ट्रक्शन में। देखिए कंस्ट्रक्शन में कैसे लिखेंगे, ड्रॉ, कौन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ई जी परपेंडिकुलर किस पे, ए बी पे, कॉमा डी एफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किस पर, ए सी पर। ये दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए, और क्या किया, और ज्वाइन किया। किस किस को ज्वाइन किया, ज्वाइन सी डी, एंड सी को तो डी से ज्वाइन किया, एंड बी को ई से ज्वाइन किया, बी ई। ठीक है, ये दो लाइंस हमने ज्वाइन की। तो इतना काम हमें गिवन, टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन में लिखना है और फिगर बनाना है। अब आते हैं प्रूफ में। तो प्रूफ कैसे करेंगे वो देखिएगा। देखिए प्रूफ में सबसे पहला तो हम चलेंगे एरिया लेकर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल का, ए डी ई का। ये जो ए डी अपॉन डी बी है, इसमें ए डी जो बेस है वो कौन से एरिया का होगा, ए डी ई का। सिंपल ये चार चीज़ें ध्यान रखनी है, ए डी, डी बी, ए ई सी। तो सबसे पहले हम ए डी को बेस लेंगे। तो ए डी बेस कौन से ट्राइंगल का है, ए डी ई का है। मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। ये जो दिख रहा है आपको ए डी ई, इस ए डी ई ट्राइंगल का बेस हम ले रहे हैं।
ठीक है, ये इस ए डी का बेस ले रहे हैं हम, और इस ए डी के बेस में बेस है ए डी और परपेंडिकुलर हो जाएगा ई जी। ठीक है, ई जी परपेंडिकुलर होगा, ध्यान रखना। यही तो गड़बड़ कर देते हैं बच्चे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस तो ए डी है और हाइट ए डी के ऊपर जो हाइट है वो ई जी है, ध्यान रखना। ए डी के ऊपर जो हाइट है वो ई जी है, तो ई जी आ जाएगा। अब गड़बड़ कर देते हैं, कुछ लोग स्विच कर देते हैं, उल्टा सीधा लगा देते हैं। तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब कौन सा लेना है, ए डी अपॉन में डी बी लेना था। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी कहाँ आएगा, डी बी आएगा डी बी ई ट्राइंगल में। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई, डी बी ई ये हो जाएगा हाफ इंटू, इस बार बेस कौन है, डी बी है, और हाइट वही रहेगी क्योंकि ये ट्राइंगल जो है वो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, तो हाइट वही रहेगी ई जी। एक ट्राइंगल है अगर अपने पास ऑब्ट्यूज, तो इस ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में बेस अगर हम यही ले रहे हैं तो हाइट जो बनेगी वो बाहर की तरफ बनेगी, तो बाहर की तरफ होगी। देखो बी डी ट्राइंगल के लिए जो हाइट है वो वही रहेगी ई जी। डिवाइड इक्वेशन 1/2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, 1 को 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई इक्वल हो जाएगा हाफ इंटू ए डी इंटू ई जी डिवाइडेड बाय हाफ इंटू डी बी इंटू ई जी। यहाँ हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, ई जी से ई जी कैंसिल हो जाएगा, ए डी अपॉन डी बी के इक्वल आ जाएगा। ए डी अपॉन डी बी कौन आया ये आया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई। ये लिखा होना चाहिए सब इक्वेशन, इसको हमने डाल दिया थर्ड। ठीक है, अब आते हैं दूसरी साइड पे। तो देखो ए डी डी बी हो गया। अब ऐसे ए ई और ई सी है, तो ए ई जो बेस है, फिगर को अगर देखें हम तो ए ई बेस कौन से ट्राइंगल का है, ए डी ई का है। तो ए डी ई ट्राइंगल को दोबारा लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, लेकिन इस बार बेस कौन होगा, बेस होगा ए ई, हाफ इंटू ए ई। अब ज़रा ध्यान से फिगर को देखें तो ए ई बेस पर परपेंडिकुलर कौन है, ए ई बेस पर जो इस बार परपेंडिकुलर है वो डी एफ है। ठीक है, मैं यहाँ पे देखो हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, डी एफ परपेंडिकुलर है ए ई बेस पर। तो अगर ए ई बेस पे परपेंडिकुलर डी एफ है तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा ए ई इंटू डी एफ। ठीक है, ये इक्वेशन होगी अपनी फोर्थ। अब ए ई के अपॉन में कौन था, ई सी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब ई सी देखें तो कौन से ट्राइंगल का है, ई सी देखें, ई सी जो बेस है वो ट्राइंगल सी डी ई का है। तो इस सी डी ई ट्राइंगल के बेस में हम ई सी ले रहे हैं, लेकिन परपेंडिकुलर वही लगेगा डी एफ बाहर की तरफ। ठीक, चलो तो लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई, या जो भी लिखा है हमने ई सी डी ई इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू ई सी इंटू डी एफ। ये हो गई इक्वेशन नंबर 5। डिवाइडिंग इक्वेशन 4/5, डिवाइडिंग इक्वेशन 4/5, 4 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई इज इक्वल टू 1/2 ए ई इंटू डी एफ डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू ई सी इंटू डी एफ। डी एफ से डी एफ कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, तो इधर भी प्रूफ हो गया ए ई अपॉन ई सी। अब हमें क्या करना है, इसको डाल दिया हमने इक्वेशन नंबर 6। 4 5 हो गया, 6 हो गया। ये कौन आया, ये आया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई। ठीक, अब सी डी ई और देखो मैं यहाँ पे हाईलाइट करके फिर से दिखा रहा हूँ, सी डी ई ये वाला ट्राइंगल है, सी डी ई
ये 9th क्लास की एक थ्योरम यूज़ होगी इसमें। और दूसरा ट्राइंगल है, ये येलो से ले लेते हैं, दूसरा ट्राइंगल है बी डी ई। ये जो दो ट्राइंगल हैं, इन दो ट्राइंगल का जो बेस है वो सेम है, डी ई, और डी ई बी सी के पैरेलल। तो अगर सेम बेस पर बने और दो पैरेलल लाइंस के बीच में हो, दो ट्राइंगल बने, मैं देखो आपको अलग भी बना के दिखा देता हूँ। ऐसे मान लो ये डी ई है, अब डी ई बेस पर एक ट्राइंगल इधर बन रहा है, डी ई ए बी के पैरेलल है, ये ए बी है, ठीक है। तो एक ट्राइंगल बन रहा है डी बी ई, ये वाला डी बी ई, और एक बन रहा है ए डी ई, ठीक है, ये वाला। तो ए डी ई का एरिया, दो ट्राइंगल अगर सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में होते हैं तो उनका एरिया इक्वल होता है, ठीक है। एरिया इक्वल होता है, ट्राइंगल इक्वल नहीं होता। ट्राइंगल तो कभी इक्वल होता ही नहीं, कुछ लोग ट्राइंगल लिख देते हैं। तो ध्यान रहे क्या लिखेंगे हम, वी नो दैट, अब डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो आप, एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई, ठीक है। हमने ऊपर लिया था डी बी। अब इनका रीजन क्या होगा, ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस, ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, ठीक है। सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है और सेम बेस पर है, तो इनका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है, इसलिए एरिया इक्वल हो गया सी डी ई का डी बी ई के। अब अगर एरिया ऑफ सी डी ई डी बी के इक्वल है तो एरिया, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई तो सेम है दोनों में, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई, ठीक है। ए डी ई तो दोनों में है, अब डी बी ई का एरिया सी डी ई के इक्वल है, तो इसलिए इन दोनों का रेशो भी इक्वल हो जाएगा। और ये रेशो पहले वाले में आया था ए डी अपॉन डी बी के इक्वल, और इधर आया था ए ई अपॉन ई सी के इक्वल। हैंस ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये है बी पी टी, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन और दिया था कि इसी का यूज़ करके प्रूव करो, एक क्वेश्चन दिया था, ये दिया है कि इसमें एल एम इज पैरेलल टू सी बी, एल एम सी बी के पैरेलल है। ट्राइंगल ए बी सी में देखें, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी में एल एम किसके पैरेलल है, एल एम इज पैरेलल टू, देखो एल एम इज पैरेलल टू बी सी, सी बी। अब अगर एल एम सी बी के पैरेलल है तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं बी पी टी बाय बी पी टी, पैरेलल लाइन है तो बी पी टी यूज़ की जा सकती है। अब अगर हम यहाँ पे बी पी टी लगाएंगे तो बी पी टी से क्या मिलेगा हमें, बी पी टी से मिल जाएगा हमें ए एम अपॉन एम बी। देखो मैं यहाँ फिर से दिखाता हूँ, ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी, तो ये लिखना पड़ेगा यहाँ पे। चाहो तो दोबारा फिगर भी वहाँ से कॉपी कर सकते हो या बना सकते हो। देखो मैं अगर बनाऊँ फिगर दोबारा तो इस तरीके का फिगर आपको दे रखा है, एक ट्राइंगल ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है, ठीक है, इस तरीके का दिया हुआ है। अब इसमें ये लाइन दी हुई है एल एम और इधर दी हुई है ये लाइन, इस लाइन का नाम दिया है एम बी एल, इधर ए है, बार बार ऊपर देखना पड़ रहा है इसलिए बना लो, इधर ये सी होगा ये डी होगा, ठीक है। अब एल एम इज पैरेलल टू सी बी, तो हम यहाँ पे बी पी टी लगा सकते हैं और बाय बी पी टी हमें क्या मिलेगा, ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी, ठीक। इक्वेशन 1 ये अलग है उस क्वेश्चन से, थ्योरम से अलग है, चाहो तो 1 डाल दो या रोमन नंबर वाला 1 डाल दो, ठीक है। अब इन ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल या इन ट्राइंगल ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी इसमें कौन है, एल एन पैरेलल है, किसके पैरेलल है, डी सी के, सी डी के पैरेलल दे रखा है, तो इस पर भी हम लगा सकते हैं बी पी टी। तो बाय बी पी टी हमें यहाँ से क्या मिलेगा, ए एल अपॉन एल सी,
ए एल अपॉन एल सी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी, ए एन अपॉन एन डी, इसको हमने डाल दिया रोमन में सेकेंड इक्वेशन। अब फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम देखें तो दोनों में क्या कॉमन है, ए एल अपॉन एल सी दोनों में आ रहा है। सो ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी, ए एम अपॉन एम बी इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी। हमने क्या किया, यहाँ से रेसिप्रोकेटिंग किया, क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है रेसिप्रोकेटिंग, जो प्रूफ करना है उसमें ये नहीं है, उसमें ए एम अपॉन ए बी है, एम बी नहीं चाहिए। तो जो हमें नहीं चाहिए होता है उसको हम न्यूमरेटर में रखते हैं। तो एम बी अपॉन ए एम इज इक्वल टू एन डी अपॉन ए एन। इसको करने के भी दो तरीके हैं, जो आपको नहीं चाहिए, एम बी नहीं चाहिए, तो एम बी की जगह आप लिख सकते हो, एम बी की जगह लिख सकते हो ए बी माइनस ए एम, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। एम बी की जगह लिख लो ए बी माइनस ए एम, वरना सिंपल है रेसिप्रोकेटिंग, फिर एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, एम बी अपॉन ए एम प्लस 1, दोनों तरफ हमने ऐड कर दिया 1, एन डी अपॉन ए एन प्लस 1, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने 1 को ऐड किया। तो इधर हो जाएगा एम बी प्लस ए एम डिवाइडेड बाय ए एम, इधर भी एन डी प्लस ए एन डिवाइडेड बाय ए एन। जो नहीं चाहिए उसको न्यूमरेटर में रखते हैं। तो एम बी में अगर हम ए एम ऐड करें, एम बी प्लस ए एम क्या हो जाएगा, मिलके ए बी हो जाएगा। तो इसकी जगह लगा दिया ए बी अपॉन ए एम, यही तो चाहिए हमें, ए एम अपॉन ए बी चाहिए, तो रेसिप्रोकल कर लेंगे दोबारा। सिमिलरली एन डी प्लस ए एन, एन डी प्लस ए एन हो जाएगा ए डी अपॉन ए एन। रेसिप्रोकेटिंग अगेन, दोबारा से रेसिप्रोकेट कर लो, रेसिप्रोकेटिंग। तो रेसिप्रोकेट करने पे क्या मिलेगा, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। ठीक, यही हमें चाहिए था, ये प्रूफ करना था हमें बाय यूजिंग बीपीटी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11, जो कि 5 मार्क्स का था। इसमें बीपीटी है, 3-4 मार्क्स की बीपीटी होगी, 1 मार्क्स का वो क्वेश्चन होगा। वैसे ये 2 मार्क्स का होगा, तो 3+2 का स्प्लिटअप है, तो 3 नंबर की बीपीटी है। अब बोर्ड पे डिपेंड करता है वो कितने मार्क्स में देते हैं, लेकिन वैसे 3 मार्क्स की इस क्वेश्चन पेपर पे 3 मार्क्स की बीपीटी और 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, 3+2। सेक्शन ई बचा हुआ है, एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, जो कि केस स्टडी है इस पेपर का। क्वेश्चन नंबर 12 पे मूव करते हो। क्वेश्चन नंबर 12 केस स्टडी बेस्ड है। केस स्टडी दी हुई है, इन एन एग्जामिनेशन हॉल स्टूडेंट्स आर सीटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम ईच अदर टू मेंटेन द सोशल डिस्टेंस ड्यू टू कोरोना वायरस पैंडेमिक। लेट 3 स्टूडेंट्स सिट एट पॉइंट्स ए बी एंड सी हुज कोऑर्डिनेट्स आर 4-3, 7, 3, 8, 5। तो अपने पास 3 स्टूडेंट्स की पोजीशन दी हुई है, ए बी और सी 3 पॉइंट्स हैं जहाँ पे 3 स्टूडेंट्स बैठे हैं और उनके कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। तो ए के कोऑर्डिनेट है 4-3 और सी के 8-5। ए के कोऑर्डिनेट है 4-3 और सी के कोऑर्डिनेट है 8-5। इनके बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो बहुत इजी सा है, डिस्टेंस फॉर्मूला इसमें यूज हो जाएगा। ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट, फॉर्मूला लिख देते हैं पहले, ये हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लग जाएगा x2, x1 y1 कौन हो जाएगा 4 और -3, और x2 y2 हो जाएगा 8 और 5। तो ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 8 - 4 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 5 माइनस -3, तो माइनस माइनस हो जाएगा +3 होल स्क्वायर। 8 - 4 हो गया 4 स्क्वायर और 5 + 3 हो गया 8 स्क्वायर। सो 4 स्क्वायर 16 एंड 8 स्क्वायर 64। इनको अगर आप ऐड करिएगा तो ऐड करने पे आएगा 80। ठीक है, 80 के अगर हम फैक्टर बनाते हैं तो फैक्टर बनेंगे 4 × 4 × 5। इसमें 4 का पेयर बन जाएगा तो 4 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4√5 यूनिट्स। 4√5 यूनिट्स इज द डिस्टेंस बिटवीन ए सी। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट।
जो कि 1 मार्क्स का है। सेकेंड पार्ट है इफ़ एन इन्विजिलेटर एट द पॉइंट आई लाइंग ऑन द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग बी एंड सी, तो बी और सी पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच में एक पॉइंट आई लाई कर रहा है। इट डिवाइड्स द डिस्टेंस बिटवीन दैम इन द रेशियो 1:2, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आई। तो सेक्शन फॉर्मूला से ये क्वेश्चन होगा। अब देखो इसको समझ कैसे सकते हैं। हमारे पास कोई पॉइंट है बी और सी, ठीक है, 2 पॉइंट्स हमें दे रखे हैं बी और सी। बी के कोऑर्डिनेट्स एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे। बी के कोऑर्डिनेट है 7,3 और सी के कोऑर्डिनेट है 8,5। ठीक है, ये 2 पॉइंट हैं जिनके बीच में एक पॉइंट लाई कर रहा है आई, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं। मान लेते हैं वो x, y है और इसको डिवाइड कर रहा है 1:2 के रेशो में। ठीक है, तो ये m हो गया, 1 हो गया m और 2 हो गया n। इसमें x1 y1 हो गया 7 3 और x2 y2 हो गया 8 5। फॉर्मूला हमें पता होता है, सेक्शन फॉर्मूला से ये क्वेश्चन होगा बाय सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। सिमिलरली y इक्वल टू my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। यहाँ पे हम वैल्यू लगा सकते हैं, तो m की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू कितनी है 8 प्लस n की जगह 2, x1 की जगह 7 डिवाइडेड बाय m प्लस n, तो 1 प्लस 2। सिमिलरली ऑन द अदर साइड y इक्वल टू m 1 y2 5 प्लस n 2 y1 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 8 जाए 8 प्लस 2 7 जा 14 डिवाइडेड बाय 3 एंड y इक्वल टू 5 प्लस 3 2 जा 6 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 14 प्लस 8 हो जाता है 22/3 एंड y इक्वल टू 6 प्लस 5 11/3। हैंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ i, कोऑर्डिनेट्स ऑफ i के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने थे, तो i के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 22/3, 11/3। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, तो 2 मार्क्स में इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। अब लास्ट पार्ट है केस स्टडी का थर्ड, वो देखते हैं। थर्ड पार्ट है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड सी। तो ए और सी के कोऑर्डिनेट हमें वापस से लिखने पड़ेंगे। ए के कोऑर्डिनेट है 4,-3 और सी के कोऑर्डिनेट है 8,5। ठीक है, इनके बीच का हमें डिस्टेंस, एक मिड पॉइंट, इनके मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करना है। तो लेट द मिड पॉइंट बी पी मान लेते हैं, पी पॉइंट मान लेते हैं जो मिड पॉइंट है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। तो हमें मिड पॉइंट फॉर्मूला इसमें यूज़ करना है बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2। ठीक है, अब इसमें x तो हमें फाइंड करना है। x1 कौन है 4 प्लस x2, इसमें ये x1 y1 हो गया और c के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x2 y2। तो 4 प्लस 8/2 एंड y इज इक्वल टू y1 है -3 प्लस y2 है 5/2। तो 8 प्लस 4 हो गया 12/2 हो जाएगा 6। तो x इज इक्वल टू हो गया 6 एंड y इज इक्वल टू -3 प्लस 5 या 5 - 3 कितना होता है 2/2। सो y इज इक्वल टू 1। हैंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट जो कि हमने p माना था वो क्या हो जाएगा 6,1। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन पेपर ख़त्म होता है। प्रैक्टिस पेपर 1 का हम सेट 2 करेंगे बहुत जल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।